कभी सोचा है कि एक ज़माना था जब नया खोजने से ज़्यादा ज़रूरी शायद ये माना जाता था कि जो ज्ञान पहले से है, उसे सहेज कर सबके लिए आसान बना दिया जाए। आज के दौर में ये सोच थोड़ी शायद अलग लगे, लेकिन आयुर्वेद की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। और आचार्य वाग्भट का एक श्लोक हमें इसी नजरिए की एक झलक देता है। आज हम आयुर्वेद ज्ञान, परंपरा और सार संग्रह से एक खास श्लोक, श्लोक संख्या 3, पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये श्लोक बताता है कि आयुर्वेद में ज्ञान कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसे सहेजा गया। तो चलिए इसी के जरिए आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा की जड़ों को थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो श्लोक है, श्लोक 3, ये असल में आचार्य वाग्भट की तरफ से एक घोषणा जैसा है। वो कह रहे हैं कि आत्रेय, पुनर्वसु, चरक, श्रेष्ठ और कौमारभृत मतलब कश्यप ऋषि, इन जैसे महान मुनियों का जो ज्ञान था, जो अलग अलग बिखरा हुआ था, उसे मैंने यानी वाग्भट ने इकट्ठा करके इस ग्रंथ अष्टांग हृदय में संजोया है। और ये ग्रंथ उन्हीं महान गुरुओं की मूल बातों पर ही आधारित है। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है। यहाँ सिर्फ नाम गिनाना मकसद नहीं है। ये नाम असल में आयुर्वेद की पूरी नींव रखते हैं। जी। जैसे आत्रेय और चरक का जिक्र है, तो वो हमें सीधे चरक संहिता से जोड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। और कौमार भृत्य यानी कश्यप ऋषि का नाम बताता है कि बाल चिकित्सा जैसे खास विषयों पर भी शुरू से ही ध्यान था। और ये जो श्रेष्ठ नाम है, हो सकता है ये इशारा हो कि वाग्भट ने सिर्फ मुख्य धारा ही नहीं बल्कि ज्ञान की दूसरी शाखाओं को भी समेटने की कोशिश की। अच्छा। जी, ताकि एक पूरी मुकम्मल चिकित्सा पद्धति बन सके। ये सब गुरु परंपरा का हिस्सा है, वो सिलसिला जिसमें ज्ञान गुरु से शिष्य तक जाता है और आगे बढ़ता है। ये बात तो है। और उन्होंने खुद को रचयिता कम और संयोजक ज्यादा बताया है। वो शब्द इस्तेमाल करते हैं संकीर्णम यानी बिखरा हुआ, हाँ, और संहृतम मतलब इकट्ठा किया हुआ। बिल्कुल। तो साफ लगता है कि उनका मकसद था कि जो अनमोल ज्ञान पहले से था, उसको बस एक जगह ले आएं ताकि सबके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल। और ये उनकी विनम्रता भी है, जो उस परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा थी। वो ये दावा नहीं कर रहे कि भाई देखो मैंने ये कुछ नया बना दिया। वो तो कह रहे हैं कि मुझसे पहले जो आचार्य थे, उनका महान ज्ञान अब आपके लिए सुलभ है। ज्ञान का क्रेडिट हमेशा उसके स्रोत को देना, यही तो गुरु शिष्य परंपरा का सार था। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या सिर्फ पुराने ज्ञान को जमा कर देना ही काफी था? मतलब क्या इसमें वाग्भट का अपना कोई योगदान, कोई मौलिकता नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि परंपरा पर इतना जोर देने से नई खोजें थोड़ी पीछे रह जाती हो? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस बिखरे हुए ज्ञान को पहले तो पहचानना, फिर उसे चुनना, फिर उसे एक सही तरतीब में, एक लॉजिकल क्रम में ढालना, और फिर उसे ऐसी भाषा में लिखना जो आसानी से समझ आए, याद रखी जा सके। अच्छा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौलिक योगदान था। वाग्भट ने सिर्फ इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने ज्ञान को व्यवस्थित किया, उसे स्ट्रक्चर दिया। हाँ, ये बात तो सही है। स्वयं इतना व्यवहारिक और इतना पॉपुलर ग्रंथ बना। उसे आयुर्वेद का सार कहते ही इसीलिए है क्योंकि वो चरक और सुश्रुत जैसे जो पहले के ग्रंथ हैं, उनके ज्ञान को बहुत कंसाइज और सटीक तरीके से पेश करता है। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आज कोई किसी बहुत मुश्किल विषय पर ढेरों रिसर्च पेपर पढ़कर एक बहुत बढ़िया आसान गाइड बुक लिखते। हाँ, सही उदाहरण है। तो काम तो मौलिक है ना? भले ही जानकारी पहले से मौजूद थी। समझ गया। यानी ज्ञान को आसान बनाना, सुलभ बनाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। ये तो आज के ज़माने में भी सच लगता है। आजकल जानकारी तो इतनी है, पर उसे सही तरह से समझना, पेश करना, वो मुश्किल हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे विकिपीडिया या ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो ज्ञान सहेजते हैं, वो इसी पुरानी विचार का नया रूप है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, पर उद्देश्य और संदर्भ थोड़े अलग है। वाग्भट का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था। वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति को पक्का करना चाहते थे जो पीढ़ियों तक काम आए। उनका काम दिखाता है कि परंपरा से मिला ज्ञान, जिसे अनुभव से परखा गया हो और जो सेवा भाव से दिया जाए, वही टिकता है। उनका ये संकलन सिर्फ किताबी नहीं था, वो डॉक्टरों और आम लोगों के रोज के काम आने वाला था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक श्लोक सिर्फ गुरुओं को इज्जत देना नहीं सिखाता, बल्कि ये आयुर्वेद में ज्ञान कैसे विकसित हुआ, उस पूरे सोच पर रोशनी डालता है। सही कहा।
ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग बिखरी हुई एक्सपर्टीजेस को एक साथ लाकर उसे और ज्यादा ताकतवर और उपयोगी बनाया जा सकता है। ज्ञान यहाँ एक नदी की तरह है शायद, जो अपने साथ बहुत कुछ लाती है और आगे बढ़ते हुए और साफ होती जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर आज के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है कि ज्ञान के स्रोतों को खुलकर मानना और पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी पर आगे कुछ बनाना। ये जो पुराना मॉडल है, ये आज के ज़माने की तुलना में कैसा लगता है? आज तो ओरिजिनल होने पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बहुत जोर है ना? हाँ, ये तो है। तो क्या हम आज भी इस पुराने तरीके से कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।